नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज बात होगी इस शो में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की। अपने आप में बहुत ही अविस्मरणीय क्षण कुछ ही देर में तमाम भारतीयों के लिए आने वाला है, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की संसद, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, उसके संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। वो तस्वीरें कुछ देर बाद आपके सामने लाइव होंगी। वो स्पीच हम आपको लाइव सुनाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बीते करीब एक दिन से ज्यादा समय से अमेरिकी यात्रा पर हैं। कई सफलताओं की खबरें बीते 24 घंटों में यहां हिंदुस्तान तक पहुंची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी कल की मुलाकात में काफी जोरदार तरीके से देखने को मिली और बहुत से द्विपक्षीय वार्ता के मसौदे आपस में सहमति बनाते नजर आए। अब से कुछ ही देर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। ऐसा करने वाले वो देश के 5वें प्रधानमंत्री होंगे। वो अमेरिका और दुनिया पर भारत के दृष्टिकोण को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों सदस्यों के सामने रखने वाले हैं। अपने भाषण में वो भारत को लेकर उनकी कई शंकाओं को दूर करेंगे। ऐसे वक्त में जब दुनिया में तमाम देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, भारत में अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण कुछ ही देर में आप यहां IBN 7 पे लाइव देख पाएंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट का पैनल होगा जो उस भाषण का विश्लेषण भी करेगा। हम बातचीत करेंगे तमाम मेहमानों से भी, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखते हैं कि बीते 24 घंटों में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा से भारत को खुश होना चाहिए। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, कूटनीति गुरु मोदी। It is a journey which offers the exciting possibility of not only building a better balance sheet of your company, but of building a better India, building a better America, and building a better world. As a conservative leader, as a pro-business leader, as someone who could break down the barriers that have been too long between U.S. and India. For too long there have been trade barriers, and Modi is the right leader for us to tear down those barriers and to create that long-term relationship. Behind the scenes, there's a lot happening, a lot of engagement, a lot of conversation. It's very different than it was even 4 years ago. On the business-to-business side, people feel very optimistic. अमेरिका में पीएम मोदी अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम में कई कामयाबियां बटोर रहे हैं। पीएम मोदी ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की और अगले 2-3 सालों में काउंसिल के सदस्यों की तरफ से भारत में $45 बिलियन के निवेश का वादा हुआ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। यही नहीं, अमेरिका ने भारत को अपना महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार बताया। भारत में 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने में सहयोग करने का भी वादा किया। साथ ही 26/11 और पठानकोट हमले की कड़ी आलोचना करते हुए पाकिस्तान से आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद भी की। वहीं से तैयारियां होती हैं, वहीं साजिश होती है, वहीं के लोग आते हैं और गुनाह करके वो चले जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि चाइना ने भारत के हित में एक सच्चाई पे, सच बात पर सपोर्ट किया। अमेरिका से देशवासियों को जो सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है वो ये कि अब भारत भी 34 देशों की सदस्यता वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR में शामिल हो गया है। अब भारत को अमेरिका से ड्रोन विमान खरीदने और उच्च तकनीक वाले मिसाइल को खरीदने और बेचने में आसानी होगी। इसके अलावा अमेरिका ने NSG यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिशों का भी भरपूर समर्थन किया है। NSG, we will have to see. Obviously, the president has voiced his very robust support that he believes India is ready for and should be considered for membership in the NSG, and that process, I think, will unfold, and we're committed to doing our part. ऐसी आशंका है कि NSG की सदस्यता में भारत की राह में चीन रोड़ा बनेगा। अगर वो विरोध करता है तो भारत की सदस्यता खटाई में पड़ जाएगी। वैसे भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से चीन चिंता में भी है। यही नहीं, पीएम मोदी ने हाल के दिनों में अफगानिस्तान, ईरान, कतर और उससे पहले सऊदी अरब की यात्राओं से पाकिस्तान चीन गठजोड़ को कड़ा जवाब देने की कोशिश की है। भारत की आक्रामक विदेश नीति और चीन की इस चिंता के बीच
हम तो पूछेंगे, क्या चीन से शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका का साथ जरूरी है? तो हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए और उसके बाद मुझे आपके एसएमएस के जवाबों का इंतजार रहेगा। क्या चीन से शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका का साथ भारत के लिए जरूरी है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं, तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर एसएमएस करें। #HTP और #मोदी ओबामा दोस्ती के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर। तमाम मेहमानों का मैं परिचय आपसे कराता हूं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हम तस्वीरें मुझे वाशिंगटन से मिलेगी, हम बार बार उन तस्वीरों की तरफ भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा आपके सामने स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जेडीयू के सांसद अली अनवर साहब दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विवेक काटजू जी मेरे साथ हैं, और साथ में दो खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल साहब और अमेरिका में भारत के पूर्व राजनयिक रह चुके एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार जी, आप सबका स्वागत है। शुरू में 30-30 सेकंड का वक्त, एक ओपनिंग रिमार्क्स आप सबका इस विजिट को लेके, और फिर मैं डिबेट को ओपन करता हूं। सबसे पहले आलोक बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, MTCR में आना, NSG के लिए रास्ता आसान बनना, क्या भारत के लिए ये ऐतिहासिक विजिट हो रही है? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम में भारत आ गया, जिसमें चीन अभी तक सदस्य नहीं बना है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के लिए अमेरिका ने खुलेआम हमारा समर्थन किया, और प्रधानमंत्री कांग्रेस को फिर से भाषण देंगे, उसको एड्रेस करेंगे। 5वें भारतीय प्रधानमंत्री। अगर कल आप पाकिस्तान का अखबार देखते तो आपको ये पता चलता है कि ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के अखबार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से भरे हुए थे, जहां लोगों ने रंजोगम दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री 5वीं बार कांग्रेस को एड्रेस कर रहे हैं, और पाकिस्तान की क्या स्थिति है, जो कि मेजर नॉन नेटो है। मैं आऊंगा इसी चीज पे आता हूँ। विवेक काटजू जी, मैं इसके पहले पॉलिटिशियन मित्रों के पास जाऊं। विवेक काटजू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान का जिक्र तो कर दिया बंसल साहब ने, लेकिन एक और अपना दोस्त कह लीजिए, पड़ोसी कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए सामरिक तौर पर, चीन है हमारे सामने, और चीन भी इस विजिट पर बहुत पैनी नजर बना रखा है। चीन के अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसका जो आज का आर्टिकल है, सरकारी अखबार माना जाता है, वो साफ तौर पर लिखता है कि किसी एक पक्ष या समर्थन से के खिलाफ, किसी एक पक्ष का समर्थन या खिलाफ खेमेबंदी कर भारत का उदय नहीं हो सकता है। चीन को रोककर भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता है। भारत का बड़ा सपना चीन को भला बुरा बोलकर नहीं पूरा होगा। चीन इस तरीके से भारत अमेरिका की दोस्ती, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की दोस्ती को देखता है। 30 सेकंड के इनिशियल कमेंट में, क्या भारत को इससे चिंता करनी चाहिए कि चीन नाराज हो रहा है? देखिए, चीन का हमेशा उद्देश्य रहा है कि भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रखे। वही आज जो आपने टिप्पणी पढ़ी है ग्लोबल टाइम्स की, वही वो दर्शाता है। चीन समझता है कि वो विश्व शक्ति है, लेकिन नहीं चाहता है कि भारत उस रास्ते पे चले। इसलिए चीन ने पाकिस्तान को भारत के लिए एक, समझिए, एक मुश्किल पाकिस्तान के जरिए वो क्रिएट करता है। और आज भी NSG के मामले में उसने पाकिस्तान का पत्ता फेंका है कि भारत को NSG मेंबरशिप नहीं मिले। बिल्कुल, मैं इसी नोट पर एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या NSG की मेंबरशिप, क्योंकि चीन अगर वीटो करता है, चीन अगर मना करता है, तो भारत नहीं घुस पाएगा, भारत वहां नहीं जा पाएगा, क्या भारत को चिंतित होना चाहिए? देखिए, जो कल जो है एंट्री मिली है, उससे NSG में जाने के चांसेस बढ़ते हैं, पर चीन उसमें रोड़े अड़काएगा, इसको हमको नकार नहीं सकते। वो कोशिश करेंगे, पर यदि इस ग्रुप में सारे मेंबर्स, जैसे स्विट्जरलैंड का आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, अभी मैक्सिको जाएंगे साहब, वहाँ से यदि चीन ने देखा कि सारे मेंबर्स में चीन अकेला रह जाता है, तो एक मॉरल प्रेशर इतना पड़ता है, तो पता नहीं कहाँ तक चीन उसको जो है रोक पाएगा। पर ये कल जो एंट्री मिली है, उसका NSG में प्रवेश करने में भारत को मदद मिली है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। सबसे पहले अली अनवर साहब, आपसे पूछना चाहूंगा,
इस विजिट को लेकर एमटीसीआर को लेकर भारत की एंट्री हो जाना, एनएसजी को लेकर स्विट्जरलैंड कहाँ बोलना, मैक्सिको की विजिट में उस पर फोकस होना, आपको लगता नहीं कि भारत एक विदेश नीति के मामले में और खासकर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स में एंट्री को लेकर जो तमाम रोड़े अभी तक अटके हुए थे उनको दूर करने में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति काफी हद तक सफल रही है? अली अनवर। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोशिश तो अवस्थी जी कर रहे हैं और ये चौथा विजिट है अमेरिका का और इसके पहले 7 बार और मिल चुके हैं ओबामा साहब से, लेकिन अभी बहुत सारी बाधाएं हैं और कितनी सफलता मिलेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है जो सवाल मन में पैदा होता है कि जो हमारी गुट निरपेक्षता की जो नीति रही है जी। उससे कहीं हम अलग तो नहीं हो रहे हैं जी। और आ बैल मुझे मार वाली बात तो नहीं हो रही है। हमारा पड़ोस में नेपाल हमारा अच्छा संबंध नहीं है, चाइना मैं 30 सेकंड हो गए, मैं अनवर साहब लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपकी बात आप कहने में कामयाब रहे कि हम गुट निरपेक्ष देश के तौर पर जाने जाते थे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अमेरिका के भी दोस्त, रूस के भी दोस्त। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया है इस नीति से? क्या भारत की सरकार ने अमेरिका के साथ दोस्ती कर कर अपना नॉन अलाइन मूवमेंट से अपने आप को दूर कर रही है? ये तो बात सही है कि हम अपनी छवि को बदल रहे हैं, जो बहुत हितकर है कि नहीं ये बहुत से एक्सपर्ट बता सकते हैं, क्योंकि रसिया से जो मेरा टाई अप था बहुत लंबे समय से वो प्रभावित हो रहा है और उसी के आधार पे हमारी बहुत सी चीज़ें आज निर्भर करती हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि हम अपने पड़ोसियों से संबंध खराब कर चुके हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव जैसे देश हों। तो हमारे संबंध इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि ये मित्रों की श्रेणी से बाहर जा चुके हैं और ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध किसी भी देश के न होना ये उस देश के लिए सबसे पहले ही हानिकारक या घातक होता है। संबित पात्रा, जवाब दीजिए इस चीज का कि अमेरिका के करीब आप जा रहे हैं, चीन को आप नाराज कर रहे हैं और यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट में अपने पड़ोसी मुल्क हैं वो सब आपसे हिंदुस्तान से नाराज हैं या संबंध खराब हो रहे हैं। इस एप्रीहेंशन को जो विपक्ष का है संयुक्त रूप से जेडीयू ने कांग्रेस ने कहा, बीजेपी कैसे एड्रेस करेगी? संबित पात्रा। देखिए, मैं आगे डिबेट में एप्रीहेंशंस को एड्रेस करूंगा, मगर अभी ये कहना जरूरी है कि पहली बार इंडिया एक हाई टेबल मतलब एक ऊंचाई के स्थान से बोल रहा है। इससे पहले हमने हमेशा भारत को एक कोने से, कॉर्नर से बोलते हुए सुना है। पहली बार एक बैलेंसिंग पावर के रूप में भारत को देखा नहीं गया है, बल्कि एक लीडिंग पावर के रूप में देखा गया है। एमटीसीआर में एंट्री, जिसमें 34 देश है, याद रखिए जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसका भी कोर ये 34 ग्रुपों का ही है, 34 देशों का है। जिस प्रकार स्वीडन मान गई है, जिस प्रकार मेक्सिको के साथ अब बातचीत होने वाली है, केवल 5 दिनों में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक है ये भारत को एक ऊंचे मंच की तरफ ले जाने में सक्षम रहा है। चीन को कैसे समझाएंगे संबित पात्रा? डिबेट इज ओपन। नाम चीन विरोध कर रहा है, ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा हुआ हम सबने पढ़ा, एनएसजी में जाना है तो चीन की मंजूरी के बगैर, चीन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। संबित पात्रा। मैं इसका भी उत्तर दूंगा, मगर इससे पहले मैं हाथ जोड़कर अपने दोनों प्रतिद्वंदियों से, मैं उनको शत्रु नहीं और प्रतिद्वंदी कहूंगा, हमारे विचारधारा अलग हो सकते हैं मगर मोदी जी और भारत, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारत हमारा देश है। जब प्रधानमंत्री अमेरिका के कांग्रेस को एड्रेस करने वाले हैं, पार्लियामेंट को एड्रेस करने वाले हैं, ऐसे में अखिलेश जी हो सकते हैं कांग्रेस के, हो सकता है संबित पात्रा बीजेपी का, मगर देश का हित है, इसलिए यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं, हम सब एक होकर आगे बढ़े। दूसरी बात है, जहां तक चीन को समझाने का विषय है, आप देखिए बहुत सही कहा अभी पैनल पे, हाँ किसी ने बिल्कुल सही कहा पैनल पे कि चीन के ऊपर एक इतना बड़ा मोरल प्रेशर होगा। मैं आपको समझा रहा था कि जो 34 देश एमटीसीआर में हैं, दे फॉर्म द न्यूक्लियस, द कोर ऑफ एनएसजी, वो मध्य में है जो एनएसजी के भी वोटिंग करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब उन्होंने एमटीसीआर में सोमवार तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई, हम एमटीसीआर के मेंबर बन गए, तो ये सत्य है कि अब जो कोर के देश है वो हमारे साथ खड़े हैं। स्विट्जरलैंड ने भी हमारे साथ सत्यापना की है, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं मोदी जी के बैठक के बाद। 4 घंटे
एक सेकंड, 4 घंटे मेक्सिको में भी मोदी जी बिताएंगे, वहां भी मुझे पूरी भरोसा के साथ मैं कह सकता हूं कि मेक्सिको भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होगा। याद रखिए, इस नॉन प्रोलिफरेशन में पाकिस्तान, जिसको कि चीन चाहता है कि वो घुसाए MTCR में, NSG इत्यादि में, पाकिस्तान इज अ प्रोलिफरेटिंग कंट्री। ये कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है कि वो प्रोलिफरेशन कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से बाकी देश आंख खोल के देख रहे हैं, चीन को बाध्य होना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आप पूछिए उनसे कि अभी मालाबार कॉम्बैट भी चल रहा है, अभी चल रहा है। जरा कुछ कह अभी विवेक जी मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आ रहा हूँ। अभी जो है, अभी संबित ने बड़े याचना भरे शब्दों में कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसी के पहले ये कहा कि अब के पहले ये देश कोने से बोलता था। मैं बिल्कुल खुददारी के साथ कह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। शब्द हो, हाँ सुनिए, हाँ प्रधानमंत्री हैं आपके, लेकिन आपने कहा कि इसके पहले भारत देश कोने में बैठ के आवाज लगाता था। ये भूल गए सन 71 में इसी 7वें बेड़े को हिंदुस्तान ने चैलेंज करके अमेरिका को उसकी जगह दिखा दी। खामोश रहिए, कैसे लोगों के साथ डिबेट करना पड़ रहा है। हाँ सुनिए, प्रधानमंत्री अमेरिकन पार्लियामेंट में गए हुए हैं, यहाँ बैठ के क्या चिल्ला रहे हैं आप? हाँ, अभी उसके पहले देश को कोस रहे थे, आपने इसी देश को कोसा है, इसी देश को कोसा है। जो देखिए भाई सुमित जी, एक ही बोलेगा, सुमित जी एक ही बोलेगा भाई, इन्हीं को बोल लेने दीजिए। मैं आप दोनों से कहता हूँ कि सब्र करिए, आप दोनों से कहता हूँ कि सब्र करिए। दोनों बड़ी पार्टियों के 2 प्रवक्ता है, डिबेट की मर्यादा को बना के रखते हैं। 2-3 पैनलिस्ट ऐसे भी हैं जो नॉन पॉलिटिकल है। समय दें अगर भाई, देखिए भाई सुमित जी, बड़ी सीधी सी बात जी, अगर बराबर का समय नहीं देंगे तो हम चुप होकर चेहरा दिखाते रहेंगे। अगर हमें कोई डिस्टर्ब करेगा, किसी को बोलना हो मेरी बात पे तर्क से बात कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर बात पे देश को नीचा दिखाना कि अब क्या पहले ये देश गर्त में था, चोर था, दीमक भ्रष्टाचार के लगे हुए थे, ये देश में जन्म लेना पाप था, और वो लोग आज कहें कि हम बड़े अच्छे, हम यहाँ पहुंचा दिए। अरे भाई, यहाँ पहुंचे हो, आपको जो सम्मान मिला वो ड्यू टू 60 ईयर्स जो अचीव किया भारतवासियों ने, इसलिए आपको वहाँ सम्मान मिल रहा है। इसलिए नहीं कि आप बड़े अच्छे हैं, आप में बड़ी काबिलियत है। आपकी काबिलियत पूरा दुनिया जानती है, आपकी दुनिया पूरी काबिलियत जानती है। ठीक है, आपकी काबिलियत। ये इस तरह का डिबेट अखिलेश जी संबित जी रोज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज हम कूटनीति पर बात कर रहे हो, कूटनीति के एक्सपर्ट मेरे साथ हो, तीनों लोग कुछ बोलना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें। काजू साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज यू कैन कंटिन्यू। काजू साहब, देखिए, कुछ हकीकतें मैं बता दूं। MTCR में जहां तक मुझे मालूम है चीन सदस्य नहीं है। वहां रोड़ा जो अटका रहा था वो इटली था, क्योंकि वो जो फिशरमैन का केस चला था, उनके जो मरीन ने मारा था, अब वो मामला अब खत्म हुआ। इसलिए MTCR में चीन, जैसे संबित कह रहे थे, पाकिस्तान को नहीं घुसा सकता, वो तो उसका सदस्य नहीं है जहां तक मुझे मालूम। दूसरी चीज, जो हमारा केस है NSG मेंबरशिप का, वो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज कि पाकिस्तान का बिल्कुल खराब केस है, उसका प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। चौथी चीज, चीन जो है वो रोड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से लगा रहा है। मोदी जी जो प्रयत्न कर रहे हैं वो काबिले दाद है, लेकिन सवाल ये होता है कि जिस जल्दबाजी में वो हो रहा है, क्या वो सही है? इस पर हम विचार कर सकते हैं। जो उन्होंने शैली अपनाई है उस पर विचार हो सकता है, जो उनका उद्देश्य है और जो वो उसमें ऊर्जा दिखा रहे हैं उस पर विवाद नहीं हो सकता। उसका मैं समर्थन करता हूं, पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। जी एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, पहले किसी ने कहा था कि हम गुटनिरपेक्षता से भाग रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष जैसे बदलते हैं, माहौल बदलता है, उस तरह से देश की राजनीति और विदेश नीति बदलती है। अपने देश के विकास के लिए आज का जो माहौल है उसमें अमेरिका के साथ होना, वहाँ से टेक्नोलॉजी लेना, उनके इनोवेशन से फ़ायदा उठाना हमारे हित में है। तो कोई भी सरकार होगी वो केवल ये 60, 70, 80s में नॉन मूवमेंट का जो रोल था वो आज नहीं है। तो ये नहीं कहना कि उसको भाग रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आज हमारे लिए, देश के लिए क्या अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि रूस को हम लोग भूल जाएं? नहीं, हमने कब कहा है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका भी जरूरी है, रूस भी बनाना चाहिए। मल्टीपल, हमको जहां से, देखिए हमें जहां से जो मिलता, चीन के साथ भी इतने आपके विवाद हैं, डिफरेंसेस हैं। चीन हमारा जो है $100 बिलियन से जाकर ट्रेड चल रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है। उनके प्रेसिडेंट यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा हम $21 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। आपका कॉरिडोर बन रहा है,
यूएसए का भी हालत है। यूएसए के डिफरेंस चाइना से है, पर क्या है, चाइना का यूएसए का जो चीन आज जो है यूएसए का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, कनाडा से ज्यादा। $650 बिलियन का ट्रेड है, तो ये तो चलता विदेश नहीं, जो आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल सुरेंद्र कुमार जी आपसे ये है, सॉरी आलोक बंसल जी, ये है कि चीन मानेगा कैसे? एनएसजी को लेकर चीन को कैसे समझाया जाएगा? देखिए, अब ट्रेड को 100 को 200 कर दीजिए। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं। जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी तब भी ये प्रपोजल जो है एनएसजी के सामने गया था और चीन ने आपके पक्ष में वोट दिया था। चीन, एक चीज समझ लीजिए, चीन ये नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ जुड़ जाए। और अगर आप पीपल्स डेली के जो आज एडिटोरियल की बात कर रहे हैं, वो यही चाह रहा है कि भारत जो एक निष्पक्ष रास्ता अपनाए, पूरी तरह से अमेरिका के साथ ना हो जाए। लेकिन अगर चीन एकमात्र ऐसा राष्ट्र होता है जो एनएसजी में भारत के विरोध में वोट करता है, तो ये चीन को पूरी तरह से भारत के विरोध में ला देगा। अगर आपको याद हो, पिछली बार चीन ने कोशिश की कि ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड इसको अपोज करें और चीन न्यूट्रल रहे, लेकिन जब ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड लाइन में आ गए तो प्रपोजल पास हो गया, क्योंकि एनएसजी में कोई भी जो प्रस्ताव है वो यूनानिमसली पास होना होता है। अगर एक भी मेंबर अपोज कर दे तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद इसी एनएसजी से ये प्रस्ताव पास हुआ था। तब हम मेंबरशिप के लिए नहीं थे, लेकिन तब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पास हुई थी। तो तब भी चीन कोशिश कर रहा था बिहाइंड द सीन रुक जाए, लेकिन खुलेआम वो विरोध नहीं करना चाहता था। और मेरे को नहीं लगता कि आज भी अगर सारे अन्य सदस्य भारत का समर्थन कर रहे होंगे तो चीन एकमात्र स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि फिर जो पीपल्स डेली कह रहा है कि भारत को निष्पक्ष होकर प्रगति करनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। और अगर चीन तब भी रोड़ा भटकता है, तो मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो क्या भारत और चीन का जो ट्रेड संबंध बने हैं, बड़े हैं, उस पर असर पड़ेगा? काफी चीजों पे असर पड़ सकता है। इकोनॉमी बेसिकली चीन की चीजों पर चल रही है। नहीं, देखिए, आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन। और मैं आता हूं और विवेक जाता हूं। देखिए, आज भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है चीन, और अगर हाइपोथेटिकली अगर चीन वाकई में विरोध करता है और एकमात्र राष्ट्र रहता है, तो भारत चीन संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। जैसे हाफिज सईद के केस में थोड़ा बहुत असर पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी, चीन क्योंकि परोक्ष रूप से अभी चीन ये दिखा रहा है कि वो भारत का हितैषी और भारत के साथ अच्छे संबंधों का इच्छुक है। काजू साहब, देखिए, मेरा अनुमान यह है कि 2008 की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। मैं बहुत कदर करता हूं आलोक जी की, लेकिन उनको यह भी याद रखना चाहिए कि आज चीन ने पाकिस्तान का पत्ता फेंका है, पाकिस्तान ने भी मेंबरशिप अप्लाई की है। क्या चीन इस वक्त पाकिस्तान का दामन छोड़ देगा? उनकी जो मित्रता है पाकिस्तान से, जो उनके हित हैं पाकिस्तान में, क्या उसको नजरअंदाज करके भारत की सदस्यता को मान्यता देगा? हाँ, मॉरल प्रेशर उन पर पड़ेगा, लेकिन चीन बहुत ही हार्ड हेडेड देश है जी। और आज के दिन वो दिखा रहा है कि वो हार्ड हेडेड नीति से आगे बढ़ेगा। इसलिए काश की जो आलोक जी कह रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि इस वक्त अब इस रास्ते में भारत के सामने चीन एक रोड़ा बनेगा। जी, मैं ये तस्वीरें बता दूं कि इस वक्त सीधी तस्वीरें हमको कांग्रेस से आ रही हैं, जिस संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं। वहां पर दोनों सदन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। धीरे धीरे करके तमाम सांसद, जिसको हिंदुस्तान की भाषा में अगर हम समझा सकें अपने दर्शकों को, बहुत अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, उनके भी दो सदन, एक प्रतिनिधि सभा और एक सीनेट, जैसे हमारे राज्यसभा और लोकसभा होता है। संयुक्त सत्र हो रहा है। आपको याद होगा राष्ट्रपति ओबामा जब हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, भारतीय संसद को। अब लगभग वही तस्वीर रिवर्स हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के संयुक्त संसद के सत्र को संबोधित करने वाले हैं। अब अली अनवर साहब, आप कुछ कह रहे थे और फिर हम आगे चलेंगे। संबित पात्रा जवाब लूंगा चीन को लेकर आपसे। अली अनवर। सुमित जी, हमारा इतराज सिर्फ इतना ही है कि भाई हमको ऐसा नहीं इंप्रेशन बने कि हमको यूज किया जा रहा है। हमारे कंधे पर रख करके अमेरिका बंदूक चला रहा है। हमको ये इंप्रेशन दुनिया को नहीं जाना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप बैल मुझे मार। तो पड़ोस में जो संबंध है, ये डर आपको क्यों है अली अनवर साहब कि अमेरिका हमको यूज कर रहा है? किन बातों पे है? हिंदुस्तान इतना बड़ा है, कौन यूज कर पाया है? देखिए, पहली बात कि हम अमेरिका जो है हमेशा हमारे खिलाफ काम किया है, पाकिस्तान के साथ हमेशा रहा है, और जो सोवियत संघ और जो दूसरे देश हमारे साथ रहे हैं वो
वो एक बड़ा मुश्किल सवाल है, इतना आसान नहीं है कि हम जाएं और अमेरिकी सीनेट को या कांग्रेस को एड्रेस कर दें। वो भी हमारे यहाँ आए, एड्रेस कर दिए। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है और हमको किसी गुटबाजी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमको अपना हित हमारा सर्वोपरि है। हम उनके हथियार को खरीदें और कब ये मेटरलाइज होगा और कब न्यूक्लियर प्लांट बनेंगे, ये सब ओबामा साहब का भी आपके इन तमाम चीजों का जवाब संबित पात्रा देंगे, लेकिन आप मेरे एक दो चीजों का जवाब दीजिए। क्या मैं आ सकता हूं? संबित जी मैं आता हूं। क्या अली अनवर साहब भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्या आप इस बात का विरोध करते हैं? क्या भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? क्या आपकी पार्टी इस बात का विरोध करती है? अली अनवर साहब साफ विरोध करने का सवाल नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? हमारे यहाँ लोग, हम मिसाइल खोजते रहें और हमारे यहाँ पानी के लिए लोग मरते रहें, हमारी ये प्रायोरिटी क्या होगी? हमारे यहाँ पानी क्या दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। वो संबित पात्रा जवाब दीजिए। ये तो भाई ये क्या बात हो रही है? पानी पिएंगे तो मतलब क्या है, एकदम सेना खत्म कर देंगे? क्या ताली बजवा लीजिए और फोटो खिंचवा लीजिए, ये अलग चीज है और वो होते रहता है, लेकिन अभी तक कुछ हासिल अली अनवर साहब सीनियर लीडर है, क्या बोल रहे हैं? सुनिए, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा मैं उत्तर देता हूं। देखिए, अली अनवर साहब ने 2 बार कहा कहीं ऐसा तो नहीं आ बैल मुझे मार। अरे अली अनवर साहब, बैल अभी तक मार रही थी, बैल अभी काबू में आई है, ये समझना पड़ेगा। कैसे MTCR का आप अभी तक सदस्य नहीं बने थे? 1987 से ये मिसाइल कंट्रोल रजीम थी, ये टेक्नोलॉजी डिनाइंग रजीम थी। एक सेकेंड, ये टेक्नोलॉजी सर थोड़ा सा सुन लीजिए। ये टेक्नोलॉजी डिनाइंग रजीम है, अर्थात टेक्नोलॉजी हमें मिल नहीं रही थी, अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है। अब ये द्वार खुला है, हमें भी टेक्नोलॉजी मिलेगा। अब ये पानी नहीं है, बिजली, अरे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि सेना कुछ खत्म कर देना है, कि जो पैसा सेना के अधिकारियों को सैलरी में जाता है वो सैलरी खत्म करके पानी। दोनों चीज एसेंशियल है, दोनों पैरेलली चलना चाहिए। पानी बिजली डोमेस्टिक फ्रंट है, उसकी लड़ाई रोज शाम को लड़ते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं ये टेक्निकल है। देखिए, चाइना को लेकर मैं ये कह रहा था कि चाइना को आइसोलेट हो, जब चाइना देखेगा कि वो आइसोलेट हो गया है, मैं बंसल जी की बात से सहमत हूं। वो आइसोलेशन में कभी भी हो सकता है कि अपोज नहीं करेगा। जिन देशों के पीठ पे बार बार हमें कहा गया कि कहीं अमेरिका हमारे कंधे पर रख के गोली तो नहीं चला रहा है, चाइना दूसरे देशों के कंधे पर, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों के कंधे पर रह के गोली चला रहा था। अमेरिका के साथ अब जब बैठे हैं, कल खुद मोदी जी ने अमेरिका को धन्यवाद किया कि एनएसजी के लिए, MTCR के लिए अमेरिका का एक बड़ा रोल रहा है। स्वाभाविक रूप से पर्दे के पीछे अमेरिका ने बहुत सारे देशों से बातचीत की है कि नहीं इसमें समर्थन देना है, नहीं पर तो इसमें बुराई क्या है? MTCR में हम जा रहे हैं, एनएसजी, लेकिन चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए पिच कर रहा है एनएसजी को लेकर, उसको कैसे काउंटर करेंगे अपनी कूटनीति से प्रधानमंत्री मोदी, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। संबित पात्रा, देखिए, मैं आपको खुल के बताऊं, 2 दिन पहले चाइना का एक स्टेटमेंट देखिए जिसमें 26/11 के लिए उन्होंने इशारा पाकिस्तान के लिए किया। क्या एक कूटनीतिक विजय नहीं है? कहीं ना कहीं नहीं, चाइना तो घिर रहा है, वरना कभी चाइना ऐसा कहता क्या कि हाँ 26/11 के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है? तो ये जो कूटनीतिक जो स्टेप्स उठा रहे हैं मोदी अखिलेश जी, आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, सुनते हैं अखिलेश जी की टिप्पणी। चाइना आइसोलेट हो रहा है। यहाँ विवेक काटजू जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। एक सेकंड, 10 सेकंड और बोल दूं। विवेक काटजू जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। मालाबार ऑपरेशन चल रहा है समुद्र में, अभी इंडिया, जापान और अमेरिका मिलकर जो कॉम्बैट ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे भी जो नेविगेशन के ऊपर सवाल उठते थे, जो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड चाइना का था, उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। अखिलेश जी बोल रहे हैं। संबित जी, अखिलेश जी। सुमित जी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, चाइना का रुख कितना बदला है कि लखनऊ। अखिलेश जी वही बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, कौन सा वो अच्छा बोल देंगे। हाँ, और टेक्नोलॉजी डिनायल शुरू हो गया इनका कमेंट्री बताया। अब टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस रिजीम हो गई है। टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम में हम ICBM बना चुके हैं। हमने दुनिया के बैन के बाद क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, हमने मिसाइल इंटरसेप्टर बनाया है, हमने PSLV बनाया है, हमने हर तरह की मिसाइलें बनाई है। हमें अभी तक नहीं रखा था उस टीम में, और चाइना के लोगों को क्या असर पड़ा है? हम क्या उससे सक्षम नहीं हुए? दुनिया के 4-5 मुल्कों में हम शुमार रखते हैं। मतलब आप कहते हैं कि MTCR में जाना नहीं चाहिए था? ये कांग्रेस के प्रवक्ता का आधिकारिक बयान है, मैं जानना चाहता हूं।
तो मैंने आपको बीच में नहीं बोला, बीच में मैंने नहीं बोला। जो आपने बताया कि डिनायल, जो आप बता रहे हो डिनायल, जो आप बता रहे हो डिनायल, ये तो करना ही था, ये तो करना ही था। बीच जब अवसर आएगा जब बोलिएगा, शोर ना मचाइए। ये तो करना ही था। हमें क्या इग्नोर कर सकते हैं? कब तक करेंगे इग्नोर? हमने जो न्यूक्लियर डील सप्लाई की थी, एग्रीमेंट किया था, जिसको आप नकार रहे थे, जिसको पार्लियामेंट में आप कर रहे थे, उस पे हमने उससे बेहतर एग्रीमेंट किया। आपने पठानकोट पे इतना, देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज मानी जाती है पाकिस्तान के साथ क्या रुख है अमेरिका का, वो असली चीज वो है। उस पे पठानकोट को लेकर भी एश्योरेंस मिला है 26/11 के साथ साथ। आतंकवाद पे क्या हो रहा है? वहाँ जो बैठे हुए आतंकवादी हैं उस पे क्या भारत अचीव कर रहा है? पठानकोट पे आप क्लीन चिट पाकिस्तान को दे रहे हैं। अमेरिका हर मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो हमारे लिए आवश्यकता है। ये सब चीज तो हमारे पास है, आप कब तक इग्नोर करेंगे? आप नहीं इग्नोर कर सकते। हिंदुस्तान को दुनिया नहीं इग्नोर कर सकती। पठानकोट की भी आलोचना की है 26/11 के साथ, वहाँ पर पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। आलोचना करने से काम हो गया? आलोचना करने से हम अचीव कर लिए? आलोचना करने से अचीव कर लिए? आप कह रहे थे क्लीन चिट दे रहा है इनका एनएसए, जब तक मनमोहन जी थे तब तक क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान खाती नहीं है। ये भक्तों को पीड़ा शुरू हो गई, भक्तों को पीड़ा शुरू हो गई। वो दाऊद के ला रहे थे, आतंकवादी ला रहे थे, पाकिस्तान को समाप्त कर रहे थे, देशद्रोहियों को क्यों पीड़ा हो रही है? जब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री वहां भाषण करेंगे तो देशद्रोहियों को क्यों पीड़ा हो रही है? अखिलेश जी, सभी जी, एक मिनट, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स आपको देख के पीड़ा में और वो पीड़ा छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार, अमूमन मैंने देखा है, मैं चलिए राजनीति पर बात हो रही है, कमेंट में आपका चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज के कितने भी डिफरेंसेस हो, लेकिन विदेश नीति के मामले पर एक सुर में बात किया करते थे। अब वो परिस्थिति क्या बदल रही है? देखिए, परिस्थितियां बदलने पर जो मैच्योर लोग हैं, जो विदेश नीति में कंटिन्यूएशन बहुत है, आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें। अमेरिका के साथ भी 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन हुआ, मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद में वाजपेयी जी आए, वाजपेयी जी के जाने कुछ कम नहीं हुआ, वो आपकी जो लिबरलाइजेशन और बढ़ता चला। न्यूक्लियर डील जो है मनमोहन सिंह ने साइन किया, उसके बाद को बंद हुआ। तो ये तो कंटिन्यूएशन बहुत, आप देखें डिफरेंस के बावजूद एनालाइज करें, इंडिया की पॉलिसी चाहे यूएसए के साथ हो, चाहे चाइना के साथ, चाहे पाकिस्तान के, यूपीए एनडीए की गवर्नमेंट में आप एनालाइज करें तो फंडामेंटल में कोई डिफरेंस खास नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन हाउ यू एग्जीक्यूट इट, हाउ यू प्रेजेंट, हाउ टू आर्टिकुलेट, हाउ यू ट्राई टू पुट नुआंसेस, बट नॉट मच ऑफ डिफरेंस। अब चाइना की बार बार बात हो रही है, मैं कहता हूं आज हिंदुस्तान ऐसी हालत में है कि हिंदुस्तान के साथ चीन भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, यूएसए भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, जापान भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। तो आप ऐसी हालत में ट्रिपल टाइट वॉक कर रहे हैं। आप तीनों रास्ते क्यों करें? आपकी इकोनॉमी अच्छी है, जब कहीं इकोनॉमी बढ़ी है, आपके यहाँ मार्केट बड़ा है, आपके इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। जब तक आपकी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटी बढ़ते रहेंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, सभी आपके साथ जो है अच्छे रिश्ते बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये उनके हित में है। अब चीन का लोग बात, चीन के साथ 47 कंट्रीज वर्ल्ड की हैं, चीन इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यूएसए को इंक्लूडेड। जापान के साथ इतना विरोध है, उनका टेंशन चल रहा है, उसके बावजूद क्या जापान का चीन का सालाना का जो ट्रेड करीब 450 बिलियन डॉलर का है। तो वो आपके मल्टी बहुआयामी रिश्ते हैं जिसमें आपके डिफरेंस चलते रहेंगे, टसल चलते रहेंगे, उसके साथ साथ जहाँ पे कॉर्पोरेशन हो सकता है कॉर्पोरेशन करेंगे। मैं एक कमेंट विवेक काजू जी का लूंगा इसके पहले की स्पीच शुरू हो प्रधानमंत्री का। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कैपिटल हिल से, वॉशिंगटन डीसी से। अब काजू साहब, क्या आप इस बात को मानेंगे कि चाहे जो बात एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार ने कही कि आप यूपीए ले लीजिए या एनडीए ले लीजिए, बड़े जो क्रूशियल मुल्क हैं उनके साथ विदेश नीति लगभग एक जैसी ही चली है बीते 20 सालों में, चाहे प्रधानमंत्री या सरकार कोई भी रही हो? Mr. Speaker, the President's Cabinet. इनका शुरू हो जाए। काजू साहब का ऑडियो में प्रॉब्लम है। सुमित जी, सुमित जी, मैं 10 सेकंड आना चाहूंगा। जी बोलिए संबित, आप बोलिए। सुमित जी, इस बात में कोई दो, बिल्कुल सही कहा, एक डेमोक्रेसी, इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकारें बदलती हैं मगर विदेश नीतियां जो है अमूमन इन कंटिन्यूटी रहती है। मगर देखिए इसमें फर्क क्या, इसमें फर्क क्या होता है, मैं कुछ शब्द बता दूं कि रीप्रायोरिटाइजेशन, विगर,
एनर्जी, राइट नुआंसेस, राइट डायरेक्शंस एंड एक पर्सनल रैपो एंड पर्सनल फ्रेंडशिप, ये सब एडिटिव्स होती हैं जिसके ऐड होने से डिप्लोमेसी में बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद देखिए मोदी जी और ओबामा जी में जिस प्रकार का एक केमिस्ट्री डेवलप हुआ, शायद वो केमिस्ट्री पहले ओबामा जी और मनमोहन जी में नहीं हुआ था। इसके लिए मैं मनमोहन जी को कुछ नहीं कह रहा हूं, देखिए तरीके होते हैं, व्यक्तित्व होता है, तो इसलिए इसको ये कहना कि डायरेक्शंस बदल गया वो ठीक नहीं होगा, मगर डायरेक्शन वही रहते हुए किस प्रकार अच्छाई और त्वरितता के साथ ये बात तो खैर सभी लोग मानेंगे समेत कि 2 साल में 7 मुलाकातें, पहले तो 7 साल में 2 मुलाकातें नहीं होती थी भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। 4 बार अमेरिका जा चुके हैं। बोलिए बोलिए क्या अखिलेश जी, बोलिए अखिलेश जी बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा, बड़ी हिस्ट्री। अखिलेश जी इतने परेशान मत होइए, अखिलेश जी आप ही के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वहां पे, लाए क्या हिंदुस्तान के लिए, इतने परेशान मत होइए, खुश रहिए। कहिए वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए, पहले उनसे कहे देश के प्रधानमंत्री जो है विदेश में जाके भारत को गालियां देना बंद करें। अभी इसी दौरे में बोला है कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। अखिलेश जी, हिंदुस्तान में कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आके अपने देश की बुराई कर चुका है? एक उदाहरण बता दें आप अखिलेश जी। ये कुछ उनसे कहिए गरिमामय तरीके से, भारत की एक गरिमा है दुनिया में, उसको वो लीड कर रहे हैं, भाजपा को नहीं लीड कर रहे हैं। हम भी उनको अपना प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री से ऊपर उठे, वहाँ विपक्ष नहीं है, वहाँ वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस। लेकिन लब्बे तो हमें यही चाहिए कि हमें आउटपुट क्या मिला। हम हमारे साथ अमेरिका लाभान्वित हुआ कि अमेरिका से हम लाभान्वित हुए, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। आप हमने बताया कि सबसे क्रूशियल हमारा अमेरिका से रिश्ता इस बात पे बहुत बड़ा निर्भर करता है कि पाकिस्तान के साथ उसका क्या स्टैंड है, कि टेररिज्म पे, पाकिस्तानी टेररिज्म पे अमेरिका क्या स्टैंड रखता है। ये मेरे लिए आज के जमाने में पाकिस्तान के साथ उनका क्या स्टैंड रहा? वो अपने हित देखते हैं, हमारे जमाने में बैन हुआ था, हमारे जमाने में सैंक्शन लगा था पाकिस्तान पे, हमारे जमाने में वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था। तो सैंक्शन पर हट भी तो गया। पाकिस्तान के तमाम ये सब देखिए, ये सब राजनीतिक आपके जो वार्तालाप चल रहा है, विवाद है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। एक सिलसिला चलता है कूटनीति में, वो सिलसिला अच्छी तरह चल रहा है, पहले भी ठीक चला, अब भी अच्छी तरह ठीक चला। हकीकत तो ये है। तो आप वो बतावें, हम तो आउटपुट पूछ रहे हैं आपसे, हम तो सबसे आउटपुट पूछ रहे हैं, आउटपुट बताइए। हमने आउटपुट गिनाया है आपको, आप भी गिनाइए आउटपुट। आपने because there is no output, you have been put out. बिल्कुल काजू जी, जुमले पढ़ के मैं थोड़ा आ जाऊं 10 सेकंड के लिए बोलने के लिए, आप दोनों नहीं, भरमा करके लोगों को भरमा के आज जुमले सुना के विदेश नहीं चलती है। अखिलेश जी, नहीं सुनिए, अखिलेश जी, कोई आउटपुट आपका नहीं था, that is why you have been put out, you have been put out of the political scenario of India. आउटपुट वहाँ पे अपना सब कुछ बना रहा है, पोर्ट बनाने लगा श्रीलंका में, समझते हैं नहीं विदेश नीति, पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके। अखिलेश जी, अगर इतनी खराब विदेश नीति चल रही है, अरे तो आप कहिए कि आप MTCR में भारत की एंट्री का विरोध करते हैं, बोलिए ना। आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं और आप सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर रहे हैं। न्यूज़ छपी है जो अभी NSG पे जो नीति जो छपा है न्यूज़पेपरों में कि जो ड्राफ्ट बनने वाला है, बन रहा है, वो उस पे लेकर के अभी भी चिंता है लोगों को, क्योंकि जब यही न्यूक्लियर डील हुई थी तो इनके समय जो ड्राफ्ट बना था अटल जी के समय, उससे 100 गुना बेहतर हम लोगों के समय हुआ था। तो आप किस तरह की डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये भी पेपर देखने के बाद समझ में आएगा कि आपने क्या पाया क्या नहीं पाया। आज ही हिंदुस्तान के अखबारों में एनएसजी को लेकर राजनीतिक कारणों से जो जिस बात का विरोध करे उसकी मैं बात नहीं करता, पर हकीकत यह है कि आज विश्व के रंगमंच में जो भारत की स्थिति है वो मेरे ख्याल से 62 के बाद कभी भारत की नहीं रही। तो आज एक ऊर्जा आई हुई है, और जहां सवाल है कि क्या मिला हमें, तो आप ये देखिए कि आज पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड देने में भी यूएस में डिस्कशन हो रहा है। F-16 कांग्रेस ने ब्लॉक कर दिए। अगर आप देखें कि जो मेजर नॉन नाटो एलाई था अभी तक अमेरिका का, लोग बोल रहे हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान के साथ है। हकीकत यह है कि नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर इस बारे में बड़ी भारी चिंता है कि भारत और अमेरिका किस तरीके से साथ आते जा रहे हैं। और मलाबार एक्सरसाइज की बात की, पहली बार काफी समय बाद 3 मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हो रही है, और हम अमेरिका के साथ जो है काफी तरक्की हो रही है। लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज का जो एग्रीमेंट हुआ है, एक दूसरे की सेनाएं एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, और ये सब हमने किया है
बजाय एक एलआई बनने के। तो हमने गुटनिरपेक्षता पूरी तरह से नहीं छोड़ी है, इसीलिए पीपल्स डेली का ये आर्टिकल आता है और आज भी चीन आपका व्यापारिक दृष्टि से सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत तो इस साउथ ईस्ट में भारत अमेरिका तो एक बेस चाहता है, आप उसको भारत की भूमि उपलब्ध करा रहे हैं, हमको उससे क्या बेनिफिट है? हमको अपना क्या बेनिफिट है उससे? ये पहली बार दिया जा रहा है अखिलेश जी, इससे बहुत बेनिफिट है। अगर 62 की लड़ाई के टाइम में आप बात करें तो पंडित नेहरू ने बात की थी, पंडित नेहरू ने केनेडी को लेटर लिखा था, जब आप चीन के विरोध थे तब आपने अमेरिका की सहायता मांगी थी, आज भी मिल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा, अमेरिका और भारत के जो संबंध है हमने अपनी संप्रभुता को कहीं पे खोया नहीं है, हम उसके साथ साथ हमें पूरी वो फैसिलिटीज मिल रही हैं, उनकी तकनीक मिल रही है, उनकी युद्धक सामग्री मिल रही है, उनके युद्धपोत मिल रहे हैं।